औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 10 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर तक कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एस्केप सीक्वेंस। बेसिकली एस्केप सीक्वेंस का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो रोल होता है उसमें यह है कि हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमारी जो भी आउटपुट होती है, जो भी डाटा हमने डिस्प्ले करवाना होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं एस्केप सीक्वेंस। यानी कि आपने जिस तरह की भी आउटपुट डिस्प्ले करवानी होती है उसको अपनी मर्जी से, यानी कि हम अगर लेट्स सपोज पहली लाइन में जो भी डाटा आपने डिस्प्ले करवाना है वहां पे हम एस्केप सीक्वेंस करके उसको नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा दें, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कराएं, उसके बाद हमने उसको मूव करके जहां पे भी एक वर्ड पीछे एक आगे, मतलब बहुत सारे इसके सीक्वेंस होते हैं जिससे हम इसके जो आउटपुट डिस्प्ले वाला सारा पार्ट होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो किस तरह डिस्प्ले हो यूजर के लिए। ठीक है, तो उस आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास यूज होता है उसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, द स्पेशल कैरेक्टर यूज्ड इन सी लैंग्वेज to control printing on the output device are called escape sequence। यानी कि different special character like backslash, asterisk, single quotes, double quotes, इस तरह के बहुत सारे special character जो है वो सी लैंग्वेज में यूज होते हैं। इसी तरह के कुछ ऐसे special character जो होते हैं जिसको हम यूज करके एज एस्केप सीक्वेंस के तौर पर यूज करके उसकी आउटपुट जो डिस्प्लेइंग वाली स्क्रीन होती है उसको हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एस्केप सीक्वेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैकस्लैश एंड कोड कैरेक्टर। यानी कि इसमें एस्केप सीक्वेंस में जो मेन रोल होता है वो बैकस्लैश का होता है। यानी कि हर कॉम्बिनेशन में जैसे देखें बैकस्लैश ए बी सी बहुत सारे जितने भी होते हैं हर एक के साथ बैकस्लैश जो है वो कनेक्ट होती है। तो इसमें हमारे पास जो बैकस्लैश और कोड कैरेक्टर होते हैं ये मिलके एज अ एस्केप सीक्वेंस के ऊपर यूज होते हैं। बेसिकली जैसे आपने एक लाइन प्रिंट करवानी है वहां से हम उसको क्विट करके नेक्स्ट लाइन पे मूव करवाना चाह रहे हैं, वहां पे बैकस्लैश लगाएंगे। उसका मतलब क्या होगा कि कंपाइलर वहां से जो नेक्स्ट आने वाली इनपुट है वो उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमने एक टेबल बनाया हुआ आउटपुट का तो टेबल के एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मूव करना है तो वहां पे भी हम एक एस्केप सीक्वेंस लगाते हैं जो जैसे ही वो एस्केप सीक्वेंस आएगा वहां से उसको स्किप करके वो टेबल की नेक्स्ट वाले कॉलम पे उसको मूव करवा देगा। इस तरह की जितनी भी आउटपुट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए उसको अपनी मर्जी के जो हमारे पास जिस तरह होता है कि हम अपनी मर्जी की जिस तरह की आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहें उस तरह इन एस्केप सीक्वेंस वाले कैरेक्टर को यूज करके बना सकते हैं। अब देखिए इसमें कॉमनली यूज जो होते हैं हमारे पास सी लैंग्वेज में वो कुछ एग्जांपल इसकी लिखी हुई हैं। इसकी वन बाय वन मैं आपको बताता हूं कि इन एस्केप सीक्वेंस को हम यूज कैसे करते हैं, इनका क्या रोल होता है प्रोग्राम के अंदर और किस तरह आउटपुट को ये डिस्प्ले करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास बैकस्लैश ए होता है प्रोड्यूस अलर्ट साउंड। यानी कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन के ऊपर जहां पे आपके पास अलर्ट या अलार्मिंग सिचुएशन होती है जहां पे कोई एक नोटिफिकेशन आपको दिया जाता है तो वहां पे अगर कोई ऐसी कंडीशन हो कोड के अंदर कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पे आपने कोई अलर्ट साउंड उसमें पुट करना हो, जैसे कि अगर आप मोबाइल यूज कर रहे होते हैं तो आपकी एक लिमिट होती है बैटरी की, लेस देन जैसे 10% होती है तो आपको एक साउंड प्रोड्यूस होता है, आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी बैटरी जो है वो 10% से लेस हो गई है। इसी तरह की डिफरेंट सिचुएशन होती है जहां पे हमने अलर्ट साउंड प्रोड्यूस कराना होता है डिवाइस के अंदर तो वहां पे बैकस्लैश ए यूज होता है कि जहां पे भी बैकस्लैश ए लगाएंगे जैसे ही कंपाइलर उस कोड पे पहुंचेगा वहां पे पहुंचते ही उससे आगे जो उसकी आउटपुट होगी वहां पे वो एक साउंड जो अलर्ट साउंड है उसको प्रोड्यूस करेगा और बताएगा कि यहाँ पे जो भी इशू है उसको हाईलाइट कर देगा। उसके बाद बैकस्लैश बी होता है मूव कर्सर बैकवर्ड बाय वन पोजीशन। वह बैकवर्ड बाय वन पोजीशन में ये होता है कि कोई ऐसी वैल्यू जिसको आपने एक से ज्यादा दफा प्रिंट कराना हो, जैसे अगर आपने यहाँ पर अब ये कोई भी एक लाइन है बैकस्लैश वाली इसको वो प्रिंट कर रहा है, जैसे प्रिंट हुआ यहाँ पे हमने बैकस्लैश इसके एंड पे बी लगा दिया तो बी लगाने के बाद इसका मतलब क्या है कि इसको वो एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से एक
यहाँ से बैक पोजीशन पे आ जाएगा, इसको दोबारा से प्रिंट कराएगा। यानी कि ऐसी वैल्यू कि बैकस्लैश बी वहां पे यूज होता है जहां पे हमने कुछ टर्म्स को बार बार 2 3 4 बार प्रिंट करवाना होता है, वहां पे फिर ये बैकस्लैश बी यूज होता है। यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम रिपीट करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो जहां पे भी किसी वर्ड को, किसी एक सीक्वेंस को रिपीट करना होगा, वहां पे बैकस्लैश बी लगाएंगे। बैकस्लैश बी का पर्पस ये होगा कि जहां पे भी आपने बैकस्लैश बी लगाया, जैसे आप ये बैकस्लैश का लफ्ज था, इसके बाद आपने बैकस्लैश बी लगाया, तो यहां से जैसे ही वो यहां पे पहुंचा, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आगे बैकस्लैश बी लगा हुआ था, वो वापस इस पोजीशन पे आएगा, फिर से यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो बैकस्लैश क्या करता है कि एक पोजीशन जहां पे कंपाइलर पहुंचता है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद एक पोजीशन बैक उसको भेजता है और वहां से फिर दोबारा से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवा देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बैकस्लैश एन। एन का मतलब है मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अभी आपको स्टार्ट में मैंने बताया था कि जब हम लेट्स सपोज हम हमारी जो आउटपुट है, हम कहते हैं कि पहली लाइन जो है वो हाफ तक, यहां तक सिर्फ स्टार्ट से लेकर यहां तक आउटपुट डिस्प्ले हो, उसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला डाटा है वो अगली लाइन पे चला जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है जो नेक्स्ट लाइन वाला है, ये प्रोग्रामिंग में जो आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन होती है वहां पे, क्योंकि उसमें एस्केप सीक्वेंस उसको टोटल एक सीक्वेंस में वो चलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो डाटा, क्योंकि अगर वो एक ही सीक्वेंस में आपकी लंबी सी आउटपुट आ जाती है तो हम नीचे से कर्सर को पकड़ के फिर वो मूव कर रहे होते हैं और चल रहे होते हैं। इससे बेहतर है कि हम क्या करते हैं उसको एक लिमिट बताते हैं कि यहाँ पे जब पहुंचे लैंग्वेज के बाद बैकस्लैश एन लगा हो, उसकी आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दें। जैसे ही यहाँ से आए और सीक्वेंस पे पहुंचे, यहाँ पे बैकस्लैश एन लगाया तो सारे आउटपुट को उठा के नई लाइन पे ले आएगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आउटपुट वाली स्क्रीन के ऊपर हमने लाइन अपनी आउटपुट को डिफरेंट लाइंस में डिवाइड करना हो, डिफरेंट पैराग्राफ में डिवाइड करना हो, या इस मतलब इस शेप में डिवाइड करना होगा, तो तब वहां पे हम लगाते हैं बैकस्लैश एन। अगर बैकस्लैश एन नहीं लगाएंगे तो आपकी जो आउटपुट डिस्प्ले पे एक ही लाइन में ये एंड तक सारा डाटा जो है वो चलता जाएगा उसकी, क्योंकि जिस तरह एमएस वर्ड में या कहीं पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी मार्जिन लाइन फिक्स होती है, वो मार्जिन लाइन पे जाके ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है। लेकिन प्रोग्रामिंग में जो आउटपुट डिस्प्लेज होती है उनकी मार्जिन लाइन नहीं होती, वो एक ही सीक्वेंस में आपकी पूरी की पूरी आउटपुट डिस्प्ले करवाता है। तो वहां पे फिर इसके सीक्वेंस ये है बैकस्लैश एन, ये लगाते हैं जो आपकी आउटपुट अब लैंग्वेज के बाद यहाँ पे लगाएंगे, ऑटोमेटिकली उस कर्सर को उठा के नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। यहाँ पे इसके एंड पे लगाएंगे, उठा के आपकी आउटपुट को कर्सर को नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में ले आता है। तो इसके लिए यूज होता है बैकस्लैश एन। उसके बाद है बैकस्लैश आर। तो बैकस्लैश आर होता है मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। अच्छा, यानी कि आपने लेट्स सपोज आपने यहाँ पे यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट की थी, स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे पहुंचते हैं, तो आप चाह रहे हैं कि ये जितना भी पार्ट इसने एग्जीक्यूट किया हुआ है इसको वापस दोबारा से करे, या इसको पूरे का पूरा जो है वो एक सेंटेंस दोबारा रिपीट करना हो, या उसको अगेन एग्जीक्यूट कराना हो, तो यहाँ पे आके हम इसको लगा देते हैं बैकस्लैश आर। अब जैसे ही बैकस्लैश आर यहाँ पे लगेगा तो कर्सर को, जो कंपाइलर का कर्सर का, वो उठा के इसको इस लाइन के स्टार्ट में, करंट जो भी लाइन जिसमें चल रहा होगा उस लाइन के स्टार्ट में ले जाएगा उसको, ठीक है। यानी कि बेसिकली इसके जो सीक्वेंस में चल रहा होता है उस सीक्वेंस को एस्केप करके यहाँ से सीधा फिर उसको उस लाइन के स्टार्ट में ले जाएगा, फिर यहाँ से वो कंपाइल करता हुआ आगे आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी को हम एक से ज्यादा बार, यानी कि लेट्स सपोज आप कहते हो कि ये लाइन हमने 5 दफा वो करानी है, तो यहाँ पे आप 5 टाइम बैकस्लैश आर बैकस्लैश आर बैकस्लैश आर करेंगे। पहली दफा आएगा, यहाँ पे इसको देख के वापस जाएगा, यानी कि ये एक बैकस्लैश आर का यूज हो जाएगा, दोबारा आएगा, फिर बैकस्लैश आर होगा, फिर इसको रिपीट करेगा। यानी कि जितनी दफा आप इस लाइन को रिपीट करवाना चाह रहे होंगे उतने यहाँ पे हम इसके सीक्वेंस आर वाले लगाएंगे। तो वो क्या करता जाएगा, जैसे ही उस सीक्वेंस पे आएगा कर्सर को उठा के उस लाइन की स्टार्ट में ले जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल बैकस्लैश टी। बैकस्लैश टी ये होता है कि जब हम टेबल एक प्रिंट करवा रहे होते हैं, यानी कि ऐसा आउटपुट में आपके पास कोई भी एक टेबल है, स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, या कोई भी एक ऐसा टेबल बनाया हुआ है जो डाटा हम टेबल में प्रिंट करवा रहे हो। तो टेबल में प्रिंट करवाने के लिए इसमें ये होता है कि अगर आप टेबल बनाना हो तो टेबल बनाने के लिए, क्योंकि अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब हम बैकस्लैश एन पढ़ रहे थे, क्योंकि इसका जो आउटपुट होती है वो सिंगल एक सीक्वेंस में होती है, वो खुद से ब्रेक करके नेक्स्ट मूव नहीं कराता। जब हमने टेबल बनाना होगा तो इसका पहला कॉलम जब हमने पूरा यहाँ तक डिजाइन कर लिया, यहाँ से हम चाह रहे हैं कि अब नया उस टेबल में नया कॉलम शुरू हो जाए,
तो उस नया कॉलम को शुरू करने के लिए वहां पे \t लगाएंगे। तो \t क्या करेगा, उस डाटा को स्केप करके उसके नेक्स्ट कॉलम पे ले जाएगा। वो जब हम पूरा कॉलम पूरा करेंगे उसके एंड पे फिर \t लगाएंगे, उसको उठा के कॉलम के नेक्स्ट हेड पे ले जाएगा। इसी तरह 1 बाय 1 वो टेबल जनरेट हो जाएगा। तो बेसिकली आउटपुट में टेबल को जनरेट करने के लिए \t यूज होता है। उसके बाद डबल बैकस्लैश ये होता है कि प्रोग्राम में या आउटपुट वाली स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि बेसिकली जो स्केप सीक्वेंस यूज होता है वो आपकी जो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डाटा डिस्प्ले होता है ना, उसके लिए यूज हो जाता है। तो कोई ऐसी पॉइंट होता है जहां पे आपने एक बैकस्लैश लगानी है, जहां पे तो बैकस्लैश एज अ स्केप सीक्वेंस यूज हो रहा है ना, कि जस्ट बैकस्लैश को देख के एक्शन परफॉर्म करता है, इस बैकस्लैश को डिस्प्ले नहीं करवाता। लेकिन अगर कहीं पे आपने एक बैकस्लैश डिस्प्ले भी करवानी है, लेट्स सपोज आप कह रहे थे कि स्केप सीक्वेंस के साथ यहाँ पे बैकस्लैश लिखा हुआ नजर आए हमारे स्क्रीन के ऊपर, तो जहां पे भी हमें ये बैकस्लैश लिखा हुआ नजर देखना चाह रहे हैं, वहां पे हम क्या करेंगे, इस कोड पे डबल बैकस्लैश लगाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे डबल बैकस्लैश देखेगा, कंपाइलर इसकी जगह एक आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एक बैकस्लैश डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बैकस्लैश सिंगल कोट के बहुत सारा ऐसा डेटा होता है, जैसे हम स्पेशल कैरेक्टर वैल्यू कहीं पे यूज कर रहे होते हैं। हमने देखा था कि कैरेक्टर वैल्यू जो आती है वो सिंगल कोट्स में आती है। जैसे अगर सिंगल वैल्यू a, इसको डिस्प्ले करवाना है सिंगल कोट्स में, तो इस सिंगल कोड को एज अ आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए बैकस्लैश सिंगल कोड लगता है। जैसे लेट्स सपोज आपने a के साथ सिंगल कोट्स लगाने थे, स्टार्ट में भी और स्टॉप में भी, तो आप कैसे लिखेंगे, बैकस्लैश सिंगल कोड a बैकस्लैश सिंगल कोड। अब क्या करेगा, एक तो आपके पास एज इट इज आ गया, ये दोनों बैकस्लैश सिंगल कोड और बैकस्लैश सिंगल कोड की जगह एक एक सिंगल कोड एज आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखनी है जो जिसके स्टार्ट में और एंड में आपने क्या लगाने हैं, डबल कोट्स लगाने हैं। जो होता है ना कुछ डेटा, जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है, इसको हम डबल कोट में लिखना चाह रहे हैं। तो डबल कोट में लिखने के लिए स्केप सीक्वेंस जो है वो यूज होता है बैकस्लैश डबल कोट बैकस्लैश डबल कोट। तो जहां पे भी ये यूज होगा बैकस्लैश डबल कोट, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर उसकी जगह डबल जो कोट्स है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्केप सीक्वेंस, जिसमें हमने देखा कि आउटपुट वाली स्क्रीन के ऊपर कैसे हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं, कैसे हम अपनी मर्जी से आउटपुट को डिस्प्ले करवाते हैं। अदरवाइज अगर स्केप सीक्वेंस हमारे पास नहीं होगा तो फिर जैसे जैसे डाटा आता जाएगा वो एक ही लाइन में सारे का सारा प्रिंट होता जाएगा। तो ये स्केप सीक्वेंस होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जो डाटा को जो आउटपुट डिवाइस के ऊपर उसको डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।